बात बहुत छोटी सी थी लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए थी। मेरा बेटा उस समय 1.5 साल का था जब मैं और मेरे पति अजय मुंबई घूमने गए थे। सागर के किनारे बीच पर हमें रेत पर नंगे पांव चलने में बहुत आनंद आता था और नन्हा अथर्व रेत पर बने हमारे पैरों के निशानों पर अपने छोटे छोटे पांव रखकर चलने की कोशिश करता था। उस समय तो मुझे उसकी यह बाल सुलभ क्रीड़ा लगी थी, लेकिन आज 24 वर्ष बाद हॉस्पिटल के कमरे में लेटी हुई मैं उस बात में छिपे अर्थ को समझ पाई थी। हफ्ते भर पहले हार्ट अटैक की वजह से मैं जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही थी। मैं समझ सकती हूँ वे पल अजय के लिए कितने कष्टकारी रहे होंगे। किसी अनिष्ट की आशंका से उनका उजला गोरा रंग काला पड़ गया था। माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें और भी गहरा गई थी। जीवन की इस संध्या बेला में पति पत्नी का साथ क्या मायने रखता है, इसे शब्दों में जाहिर कर पाना नामुमकिन है। हॉस्पिटल में आए मुझे 7 दिन बीत गए थे। मुझे अधिक बोलने की मनाही थी, फिर भी नर्सों की आवाजाही और परिचितों के आने जाने से समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। अगली सुबह डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और अजय से बोले, कल सुबह आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी इन्हें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। घर जाने की बात सुनते ही खुश होने के बजाय मैं उदास हो गई थी। मन में बेचैनी और घुटन का एहसास होने लगा था। फिर वही दीवारें, खिड़कियां और उनके बीच पसरा हुआ भयानक सन्नाटा। उस सन्नाटे को भंग करता मेरा और अजय का संक्षिप्त सा वार्तालाप, और फिर वही सन्नाटा। बेटी निधि का जब से शादी हुई और बेटा अथर्व जॉब की वजह से मुंबई चला गया, वक्त की रफ्तार मानो थम सी गई है। शुरू में एक उम्मीद थी कि अथर्व की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्द इंसान को झूठी तसल्ली देने के लिए ही बने हैं। सब कुछ ठीक होता कभी नहीं, बस एक झूठी आशा, झूठी उम्मीद में इंसान जीता रहता है। मैं भी इस झूठी उम्मीद में कितने ही वर्ष जीती रही। सोचती थी जब तक अजय की नौकरी है, कभी बेटा बहू हमारे पास आ जाया करेंगे, कभी हम दोनों उनके पास चले जाया करेंगे, और अजय के रिटायरमेंट के बाद तो अथर्व अपने साथ हमें मुंबई ले ही जाएगा। लेकिन सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है? अथर्व की शादी के बाद कुछ समय तक आने जाने का सिलसिला चलता भी। पोते वंश के जन्म के समय मैं 2 महीने तक मुंबई में रही थी। अजय रिटायर हुए तो मुंबई के चक्कर अधिक लगने लगे। बेटे बहू से अधिक पोते का मोह अपनी ओर खींचता था। वैसे भी मूलधन से ब्याज अधिक प्यारा होता है। वंश की प्यारी मीठी मीठी बातों ने हमें फिर से हमारा बचपन लौटा दिया था। वंश के साथ खेलना, उसके लिए खिलौने लाना, छोटे छोटे स्वेटर बनाना, कितना आनंददायक था सब कुछ। लगता था वंश के चारों तरफ ही हमारी दुनिया सिमट कर रह गई थी, लेकिन जल्द ही मुट्ठी में बंद रेत की तरह खुशियां हाथ से फिसल गई। जैसे जैसे मेरा और अजय का मुंबई जाना बढ़ता गया, शिखा का हमारे ऊपर लुटता स्नेह कम होने लगा और उसकी जगह ले ली उपेक्षा ने। मुंह से उसने कभी कुछ नहीं कहा, ऐसी बातें शायद शब्दों की मोहताज होती भी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। भयभीत थी वह इस ख्याल से कि कहीं मैं और अजय उसके पास मुंबई शिफ्ट ना हो जाएं। ऐसा नहीं था कि अथर्व शिखा के इस बदलाव से पूरी तरह अनजान था, लेकिन वह भी शिखा के व्यवहार की शुष्कता को नज़रअंदाज कर रहा था। मन ही मन शायद वह भी समझता था कि माता पिता के उसके पास आकर रहने से उनकी आज़ादी में बाधा पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। उसके और शिखा के बीच व्यर्थी कलह शुरू हो जाएगी, और ऐसा वह कदापि नहीं चाहता था। मैंने अपने बेटे अथर्व का विवाह कितने चाव से किया था, शिखा के ऊपर अपनी भरपूर ममता लुटाई थी, लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, शरीर में और भी शिथिलता महसूस हो रही थी। मन ना जाने कैसा कैसा हो रहा था। माता पिता इतने जतन से बच्चों को पालते हैं, और बच्चे क्या करते हैं माता पिता के लिए? बुढ़ापे में उनका सहारा तक बनना नहीं चाहते, बोझ समझते हैं उन्हें। आक्रोश से मेरा मन भर उठा था। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने अथर्व को? इस विचार ने जैसे ही मेरे मन को मथा, तभी मन के भीतर कहीं छनाक की आवाज़ हुई और अतीत के आईने में मुझे अपना बदरंग चेहरा नजर आने लगा।
अतीत की ना जाने कितनी कटु यादें मेरे मन की कैद से छुटकारा पाकर जहन में उभरने लगी। मेरा अजय से जिस समय विवाह हुआ, वह कानपुर में एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स अफसर थे। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेरी सास धार्मिक विचारों वाली सीधी सादी महिला थी। विवाह के बाद पहले दिन से ही उन्होंने माँ के समान मुझ पर अपना स्नेह लुटाया। मेरे नाज नखरे उठाने में भी उन्होंने कमी नहीं रखी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर मैं या तो साज श्रृंगार करती या फिर मैगजीन पढ़ती रहती थी और वह अकेली घर का कामकाज निपटाती। उनमें जाने कितना सब्र था कि उन्होंने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। अजय को कभी कभी मेरा काम न करना खटकता था। दबे शब्दों में वह माँ की मदद करने को कहते, लेकिन मेरे माथे पर पड़ी त्योरियां देख खामोश रह जाते। धीरे धीरे सास की झूठी झूठी बातें कहकर मैंने अजय को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे अजय और उनके माता पिता के बीच संवादहीनता की स्थिति आ गई। आखिर एक दिन मौका देखकर मैंने अजय से अपना ट्रांसफ़र करा लेने को कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद वे सहमत हो गए। अभी शादी को 1 साल ही बीता था कि माता पिता को बेसहारा छोड़कर मैं और अजय दिल्ली आ गए। जिंदगी भर मैंने अपने सास ससुर की उपेक्षा की। उनकी ममता को उनकी विवशता समझकर जीवन भर अनदेखा करती रही। मैंने कभी नहीं चाहा मेरे सास ससुर मेरे साथ रहें। उनकी जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं थी। अपनी आज़ादी, अपनी निजता मुझे अत्यधिक प्रिय थी। अजय पर मैंने हमेशा अपना अधिकार चाहा। कभी नहीं सोचा बूढ़े माता पिता के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। इस पीड़ा और उपेक्षा को झेलते झेलते मेरे सास ससुर कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। सच में इंसान बहुत ही स्वार्थी जीव है। दोहरे मापदंड होते हैं उसके जीवन में, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। अब जबकि मेरी उम्र बढ़ रही है, शरीर साथ छोड़ रहा है, मेरे विचार, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब मैं हैरान होती हूँ आज की युवा पीढ़ी पर, उसकी छोटी सोच पर। वह क्यों नहीं समझती कि बुजुर्गों का साथ रहना उनके हित में है। आज के बच्चे अपने माता पिता को अपने बुजुर्गों के जैसा बर्ताव करते देखेंगे, वैसा ही व्यवहार वे भी बड़े होकर उनके साथ करेंगे। एक दिन मैंने शिखा से कहा था, घर के बड़े बुजुर्ग आंगन में लगे वट वृक्ष के समान होते हैं, जो भले ही फल ना दे, अपनी छाया जरूर देते हैं। मेरी बात सुनकर शिखा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अनेक प्रश्न दिखाई दे रहे थे। उसकी खामोशी मुझसे पूछ रही थी कि क्यों मम्मी जी, क्या आपके बुजुर्ग आंगन में लगे पेड़ के समान नहीं थे? क्या वे आपको अपनी छाया, अपना संबल प्रदान नहीं करते थे? जब आपने उनके संरक्षण में रहना नहीं चाहा, तो फिर मुझसे ऐसी अपेक्षा क्यों? आहत हो उठी थी मैं उसके चेहरे के भाव को पढ़कर, और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। उस समय अपने ही शब्द मुझे खोखले जान पड़े थे। इस समय मन की अदालत में ना जाने कितने प्रसंग घूम रहे थे, जिनमें मैं स्वयं को अपराधी के कटघरे में खड़ा पा रही थी। कहते हैं ना, इंसान सबसे दूर भाग सकता है, लेकिन अपने मन से दूर कभी नहीं भाग सकता। उसकी एक एक करनी का बही खाता मन के कंप्यूटर में फिट रहता है। मैंने चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। शाम ढल चुकी थी। रात की परछाइयों का विस्तार बढ़ता जा रहा था और इसी के साथ हॉस्पिटल की चहल पहल भी थककर शांत हो चुकी थी। अधिकांश मरीज गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों की नींद को विचारों की आंधियां ना जाने कहाँ उड़ा ले गई थी। सोना चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। मन बेचैन था। एक असुरक्षा की भावना मन को घेरे हुए थी। तभी मुझे अपने करीब आहट महसूस हुई। चेहरा घुमाकर देखा, अजय मेरे पास खड़े थे। मेरे माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, क्या बात है सुषमा, इतनी परेशान क्यों हो? मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ। डूबते स्वर में मैं बोली। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। घबराओ मत, कल का सूरज तुम्हारे लिए आशा और खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे पास आ रहे हैं। अजय के कहे इन शब्दों ने मुझ में एक नई चेतना, नई स्फूर्ति भर दी। सचमुच अथर्व और शिखा का आना मुझे उजली धूप सा खिला गया। आते ही अथर्व ने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा, यह क्या हाल बना लिया है मम्मी, कितनी कमज़ोर हो गई हो। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर इन शब्दों की भूल भुलैया में मैं विचरने लगी। एक नई आशा,
नए विश्वास की नन्ही नन्ही कोपलें मन में अंकुरित होने लगी। व्यर्थ ही मैं चिंता कर रही थी। कल से ना जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। हंसी आ रही थी अब मुझे अपनी सोच पर। जिस बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, ममता की छाँव में पाल पोस कर बड़ा किया, वह भला अपने माता पिता की ओर से आंखें कैसे मूंद सकता है? मेरा अथर्व ऐसा कभी नहीं कर सकता। हॉस्पिटल से मैं घर वापस आई तो अजय और बेटे बहू क्या घर की दीवारें तक जैसे मेरे स्वागत में पलके बिछा रही थी। घर में चहल पहल हो गई थी। वंश की प्यारी प्यारी बातों ने मेरी आधी बीमारी को दूर कर दिया था। अथर्व अपने हाथों से दवा पिलाता, शिखा गर्म खाना बनाकर आग्रहपूर्वक खिलाती। 6-7 दिन में ही मैं स्वस्थ नजर आने लगी थी। एक दिन शाम की चाय पीते समय अथर्व ने कहा, पापा, मुझे आए 10 दिन हो चुके हैं। आप तो जानते हैं प्राइवेट जॉब है, अधिक छुट्टी लेना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। कब जाना चाहते हो? अजय ने पूछा। कल ही हमें निकल जाना चाहिए, किंतु आप दोनों चिंता मत करना, जल्द ही मैं फिर आऊँगा। अपनी ओर से आश्वासन देकर अथर्व और शिखा अपने कमरे में चले गए। एक बार फिर से निराशा के बादल मेरे मन के आकाश पर छाने लगे। हताश स्वर में मैं अजय से बोली, जीवन की इस संध्या बेला में अकेलेपन की त्रासदी झेलना ही क्या हमारी नियति है? इन हाथ की लकीरों में क्या बच्चों का साथ नहीं लिखा है? सुषमा, इतनी भावुकता दिखाना ठीक नहीं है। जिंदगी की हकीकत को समझो। अथर्व की प्राइवेट नौकरी है, वह अधिक दिन यहाँ कैसे रुक सकता है? अजय ने मुझे समझाना चाहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रुदे कंठ से मैं बोली, यहाँ नहीं रुक सकता, किंतु हमें अपने साथ मुंबई चलने को तो कह सकता है। या इसमें भी उसकी कोई व्यवस्था है? अपनी जॉब, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, बस यही उसकी दुनिया है। बूढ़े होते माता पिता के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं? पाल पोस कर क्या इसलिए बड़ा किया था कि एक दिन वह हमें यूं बेसहारा छोड़कर चला जाएगा? शांत हो जाओ सुषमा, अजय बोले। तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अथर्व अभी उतना बड़ा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। हमने आज तक उसे कोई दायित्व सौंपा ही कहाँ है? सुषमा, अक्सर हम अपने से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बिना कुछ कहे ही वे हमारे मन की बात समझ जाए, वही बोले जो हम उनसे सुनना चाहते हैं, और ऐसा ना होने पर दुखी होते हैं। अथर्व पर क्रोध करने से बेहतर है तुम उससे अपने मन की बात कहो। देखना, ये सुनकर कि हम उसके साथ मुंबई जाना चाहते हैं, वो बहुत खुश होगा। कुछ देर खामोश बैठी मैं अजय की बातों पर विचार करती रही और आखिर अथर्व से बात करने का मन बना बैठी। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा उस पर अधिकार है। इस भावना ने मेरे फैसले को बल दिया और कुछ समय के लिए शिखा की उपस्थिति से उपजा एक अदृश्य भय और संकोच मन से जाता रहा। मैं कुर्सी से उठी, तभी दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे से शिखा के पांव नजर आए। मैं समझ गई, पर्दे के पीछे खड़ी वह हम दोनों की बातें सुन रही थी। मेरा निश्चय कुछ डगमगाया, किंतु अधिकार की बात याद आते ही पुनः कदमों में दृढ़ता आ गई। अथर्व के कमरे के बाहर शिखा के शब्द मेरे कानों में पड़े। मम्मी ने स्वयं तो जीवन भर आज़ाद पंछी बनकर ऐश की और मुझे अभी से दायित्वों के बंधन में बांधना चाहती है। नहीं अथर्व, मैं साथ नहीं रहूंगी। शिखा से मुझे ऐसी ही नासमझी की उम्मीद थी, अतः मैंने ऐसा दिखाया मानो कुछ सुना ही ना हो। तभी मेरे कदमों की आहट सुनकर अथर्व ने मुड़कर देखा। बोला, अरे मम्मी, तुमने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। अथर्व बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहते कहते मैं हाँफने लगी। अथर्व ने मुझे पलंग पर बिठाया, फिर स्वयं मेरे नज़दीक बैठ मेरा हाथ सहलाते हुए बोला, हाँ अब बताओ मम्मी, क्या कह रही हो? बेटा, अब मेरा और तुम्हारे पापा का अकेले यहाँ रहना बहुत कठिन है। हम दोनों तुम्हारे पास मुंबई रहना चाहते हैं। अकेले मन भी नहीं लगता। इससे पहले कि अथर्व कुछ कहता, अजय भी वंश को गोद में उठाए कमरे में चले आए। बात का सूत्र हाथ में लेते हुए बोले, अथर्व, तुम तो देख ही रहे हो अपनी मम्मी की हालत। इन्हें अकेले संभालना अब मेरे बस की बात नहीं है। इस उम्र में हमें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। पापा, आप दोनों का कहना अपनी जगह ठीक है, किंतु यह भी तो सोचिए, दिल्ली का इतना बड़ा घर छोड़कर आप दोनों मुंबई के हमारे 2 कमरों के फ्लैट में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? जहाँ तक मन लगने की बात है, आप दोनों अपना रूटीन चेंज कीजिए। सुबह शाम घूमने जाइए, कोई क्लब अथवा संस्था ज्वाइन कीजिए। जब आपका यहाँ मन नहीं लगता है
तो मुंबई में कैसे लग सकता है? वहाँ तो अगल बगल रहने वाले आपस में बात तक नहीं करते हैं। मन लगाने के लिए हमें पड़ोसियों का नहीं, अपने बच्चों का साथ चाहिए। तुम और शिखा नौकरी पर जाते हो, इस कारण वंश को क्रैच में छोड़ना पड़ता है। हम दोनों वहाँ रहेंगे तो वंश को क्रैच में नहीं भेजना पड़ेगा। हमारा भी मन लगा रहेगा और वंश की परवरिश भी ठीक से हो सकेगी। क्रैच में बच्चों का छोड़ना आजकल कोई समस्या नहीं है पापा, बल्कि डे केयर में दूसरे बच्चों का साथ पाकर बच्चा हर बात जल्दी सीख जाता है, जो घर में रहकर नहीं सीख पाता। इसका मतलब तुम नहीं चाहते कि हम दोनों तुम्हारे साथ मुंबई में रहें? अजय कुछ उत्तेजित हो उठे थे। कैसी बातें करते हैं पापा, चाहता मैं भी हूँ कि हम लोग एक साथ रहें, किंतु प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है। तभी शिखा बोल उठी, इससे बेहतर विकल्प यह होगा पापा कि हम लोग यहाँ आते रहें, बल्कि आप दोनों भी कुछ दिनों के लिए आइए, हमें अच्छा लगेगा। कुछ शब्द पर उसने विशेष जोर दिया था। उनकी बात का जवाब दिया बिना मैं और अजय अपने कमरे में चले आए थे। शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था। मेरे अंदर भी कुछ गहरा होता जा रहा था। कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था। हताशी मैं पलंग पर लेटकर छत को निहारने लगी। वर्तमान से छिटककर मन अतीत के गलियारे में विचरने लगा। कानपुर में मेरे सास ससुर उन दिनों बीमार रहने लगे थे। अजय अक्सर बूढ़े माता पिता को लेकर चिंतित हो उठते थे। रात के अंधेरे में अक्सर उन्हें फर्ज और कर्तव्य जैसे शब्द याद आते। खून जोश मारता। बूढ़े माता पिता को साथ रखने को जी चाहता, किंतु सुबह होते होते भावुकता व्यावहारिकता में बदल जाती। काम की व्यस्तता और मेरी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए वह जल्दी ही माता पिता को साथ रखने की बात भूल जाते। एक बार मैं और अजय दिवाली पर कानपुर गए थे। उस समय मेरी सास ने कहा था, अजय बेटे, मेरी और तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अकेले पड़े पड़े दिल घबराता है, काम भी नहीं होता। ये घर बेचकर तुम्हारे साथ दिल्ली रहना चाहते हैं। इससे पहले कि अजय कुछ कहे, मैं उपेक्षापूर्ण स्वर में बोल उठी थी, माँ जी, घर बेचने की भला क्या ज़रूरत है? आप की दिल्ली आने की इच्छा है तो कुछ दिनों के लिए आ जाइए। कुछ शब्द पर मैंने भी विशेष जोर दिया था। इस बात से माँ और पिताजी बेहद आहत हो उठे थे। उनके चेहरे पर ना जाने कहाँ की वेदना और लाचारी सिमट आई थी। फिर कभी उन्होंने दिल्ली रहने की बात नहीं उठाई थी। काश समय रहते माँ की आंखों के सूनेपन में मुझे अपना भविष्य दिखाई दे जाता। तो क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है? जैसा मैंने किया वही मेरे साथ भी? मन में एक हुक सी उठी। तभी एक दीर्घ निश्वास लेकर अजय बोले, मैं सोच भी नहीं सकता था सुषमा कि हमारा अथर्व इतना व्यवहारिक हो सकता है। किस खूबसूरती से उसने अपने फर्ज, अपने दायित्व, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी किनारा कर लिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं अजय। सच पूछो तो मैंने उसे ऐसे संस्कार ही कहाँ दिए जो वह अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, उनकी सेवा करे। मैंने हमेशा अथर्व से यही कहा कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस बात को मैं भूल ही गई कि बच्चों के ऊपर माता पिता के उपदेशों का नहीं, बल्कि उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है। चुप हो जाओ सुषमा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, आज मुझे कह लेने दो अजय। अथर्व और शिखा तो फिर भी अच्छे हैं। बीमारी में ही सही, कम से कम इन दिनों मेरा ख्याल तो रखा। मैंने तो कभी माँ और पिताजी से अपनत्व के दो शब्द नहीं बोले। कभी नहीं चाहा कि वे दोनों हमारे साथ रहे। यही नहीं, तुम्हें भी हमेशा तुम्हारा कर्तव्य पूरा करने से रोका। जब पेड़ ही बबूल का बोया हो तो आम के फल की उम्मीद रखना व्यर्थ है। अजय ने मेरे दुर्बल हाथ को अपने हथेलियों के बीच लेकर कहा, इसमें दोष अकेले तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा? दिल छोटा मत करो सुषमा, बस यही कामना करो, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। मैंने भाव विवल होकर अजय का हाथ कसकर थाम लिया। दिल की संपूर्ण वेदना चेहरे पर सिमट आई। आंखों की कोरों से आंसू बह निकले, जो चेहरे की लकीरों में ही विलीन हो गए। आज मुझे समझ में आ रहा था कि समय की रेत पर हम जो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों,
ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।